आज हम सुनने जा रहे हैं केनेथ एंडरसन साहब की स्टोरी मैन ईटर टाइगर ऑफ पेगेपल्यम का दूसरा और अंतिम पार्ट। पहला पार्ट प्लेलिस्ट में है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना तो पहले पहला पार्ट सुनिए ताकि आप इस स्टोरी का पूरा आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। मेरे तीनों शिकारियों के बीच अचानक काफी तेजी से बहस छिड़ गई। तीनों का कहना था कि उनमें से सिर्फ वो ही मेरे साथ जाने का हकदार है। रंगा बहुत जोर दे रहा था। उसका कहना था कि जब मैं सिर्फ 2 महीने का था तब उसने मुझे अपनी गोद में उठाया था और साहिब को सबसे ज्यादा सालों से वही जानता है। बायरा भी कम जिद्दी नहीं था। उसने कहा कि जब बाघ को बिल्कुल नजदीक से सूंघने पहचानने की बात आए तो उससे ज्यादा माहिर कोई नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा काम का वही होगा। लता, जो सिर्फ 1 दिन पहले ही भर्ती हुआ था, उसका दावा था कि असल में वही सबसे ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि गुफा की जगह सिर्फ वही जानता है। साफ बात थी कि सबसे मजबूत और ठीक दावा लता का था। लेकिन यहीं पर हालात थोड़े पेचीदा हो गए। पूर्वी दिमाग की उलझनें कभी कभी समझना वाकई मुश्किल होता है। अगर मैं नए आदमी को साथ ले जाता तो अपने दोनों पुराने साथियों के जज्बात, उनका गुरूर और उनकी वफादारी को गहरी चोट लगती, और अगर उन दोनों में से किसी एक को चुनता तो जो पीछे रह जाता उसका दुख और भी ज्यादा होता। इसलिए मैंने बिना देर किए फैसला कर लिया। इस सब से बचने का एक ही तरीका था, मैं अकेला जाऊंगा। मैंने बिल्कुल बेपरवाह लहजे में अपना फैसला सुना दिया और लता से कहा कि जहां हम खड़े हैं वहां से गुफा की अंदाजे से जगह बता दे। बस फिर क्या था, तीनों की ओर से एक नया हंगामा खड़ा हो गया। तीनों का कहना था कि ये काम बहुत खतरनाक है। मेरी मुश्किल को समझते हुए तीनों ने यह भी कहा कि वो खुद पीछे हट जाएंगे ताकि मैं बाकी दोनों में से किसी एक को चुन लूं। लेकिन इससे बात और उलझ गई। अब भी मुझे 3 में से किसी एक को चुनना ही पड़ता और बाकी 2 को नुकसान होता। और ऊपर से जब मैं ये कह चुका था कि पहाड़ी पर मैं अकेला चढ़ूंगा, तो अब अपना फैसला बदलना मेरी कमजोरी दिखाता। मैंने बहुत सख्ती से कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अकेला ही जाऊंगा। थोड़ा झिझकते हुए लता ने पहाड़ी के शिखर के पास खड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया। उसने बताया कि गुफा का मुंह बिल्कुल उसी पत्थर के पीछे छुपा है। उसका मशवरा था कि मैं सीधा नीचे से चढ़ने के बजाय थोड़ा तिरछा चढ़ूं। पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंचूं, फिर शिखर के साथ साथ चुपचाप रेंगता हुआ आगे बढ़ूं। अगर मैं उस पत्थर को निशानी बना के रखूं तो गुफा ढूंढने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये बातें सुनकर मैंने और कुछ नहीं कहा, बस नाले को पार किया और दूसरे किनारे से पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ी के नीचे के 2/3 हिस्से पर घनी झाड़ियां थीं। इस जंगल ने मेरी चढ़ाई को काफी हद तक छुपा लिया। अगर बाघ गुफा के मुंह के पास लेटा होता तो उसे मेरी आहट मिलना मुश्किल होता। लेकिन इसी जंगल का एक और मतलब भी था। अगर बाघ झाड़ियों में छुपा हुआ होता और मेरे करीब आने का इंतजार कर रहा होता तो वो भी मेरी नजर से छुपा रहता। इसलिए मैं बहुत संभल संभल कर बढ़ रहा था। हर झाड़ी, हर घना पेड़ मेरी नजर में था। इस सावधानी की वजह से मेरी रफ्तार काफी धीमी हो गई। काफी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, झाड़ियां पतली होती जा रही हैं। और फिर ऐसा हिस्सा आया जहां बड़े बड़े पत्थर हर जगह बिखरे पड़े थे। आखिरकार मैं वहां तक पहुंच ही गया। लेकिन यहीं आकर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं जंगल से घिरे हुए हिस्से से भी ज्यादा मुश्किल में हूं। मैं ऊपर से देखने वाले किसी भी जानवर के लिए बिल्कुल साफ निशाना था। बाघ चाहे तो ऊपर से चुपचाप नीचे उतरकर सीधा मुझ पर झपटा मार सकता था, या फिर इंतजार करता कि मैं आगे निकल जाऊं और पीछे से हमला करे। लेकिन जब एक बार मैंने फैसला कर लिया था तो अब रुकने का सवाल ही नहीं था। कुछ पत्थर बहुत बड़े थे,
10 फुट या उससे भी ज्यादा ऊंचे, कुछ सिर्फ 3 फुट के, लेकिन इतने गुथे हुए कि उनके बीच से गुजरना मुश्किल था। कई जगह मुझे एक पत्थर पर चढ़ना पड़ता और फिर दूसरे पर छलांग लगानी पड़ती। इससे मैं ऊपर से और भी ज्यादा दिखाई देता था, और चाहे मेरे जूतों के तले रबर के थे और मैं पूरी सावधानी बरत रहा था, फिर भी आवाज होना लाजमी था। उस पल दिल ही दिल में मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा। काश मैं किसी एक साथी को साथ ले आता, ये ख्याल बार बार मन में आया, लेकिन किस्मत अभी साथ दे रही थी। आखिरकार मैं पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, लगभग उसके दाएं किनारे पर। अब मुझे शिखर के साथ साथ धीरे धीरे रेंगते हुए दूसरे किनारे की ओर जाना था। वहीं कहीं उस पत्थर के पीछे गुफा का मुंह छिपा था। मैं उंगलियों के बल खड़ा होता और बार बार देखने की कोशिश करता कि कहीं वो पत्थर नजर आ जाए, लेकिन यहीं एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। मैं हर पत्थर का सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख पा रहा था। उसका नीचे का हिस्सा पहाड़ी की ढलान की वजह से मेरी नज़र से छिपा हुआ था, और पत्थर इतने ज्यादा थे कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन सा वही है जिसका इशारा लता ने नाले के पास से किया था। इसी उलझन में मैं आगे बढ़ता रहा, और तब बिल्कुल अचानक मेरे बिल्कुल सामने एक बड़े से पत्थर के पीछे से एक बड़ा सा स्लेटी रंग का जिस्म छलांग लगाता हुआ निकला और पत्थर से पत्थर पर कूदता हुआ आगे की ओर भाग गया। मैं बुरी तरह घबरा गया। एक पल के लिए ये समझ बैठा कि बाघ आ गया है। मैंने अपनी 470 राइफल तुरंत कंधे पर जमा ली, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया, वो एक अकेला लंगूर था। लंगूर पत्थरों पर जबरदस्त छलांगे लगाता हुआ पहाड़ी के दूसरे किनारे की ओर भाग रहा था। कुछ ही पलों में वो मेरी नज़र से गायब हो गया। लंगूर का वहां होना मुझे थोड़ी तसल्ली वाली बात लगी। अगर बाघ आसपास होता तो मुझे अच्छी तरह पता था कि लंगूर कभी इतनी देर वहां नहीं रहता। इसी सोच के साथ मैं थोड़ा तेज और थोड़ी कम सावधानी के साथ उस जगह की ओर बढ़ा जहां लंगूर गायब हुआ था। और तब एक अजीब बात हुई। अचानक लंगूर की खौफ भरी चीख सुनाई दी, और अगले ही पल वो दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो उल्टे रुख से बेइंतहा तेज पत्थर पर पत्थर छलांग लगाता हुआ मेरी ओर आ रहा था। लगभग मेरे ऊपर से गुजरता हुआ वो पीछे की ओर भाग निकला और फिर नजर से गायब हो गया। अब सवाल ये था, लंगूर ने खतरे की चीख क्यों मारी और वो इतनी दहशत में मेरे बिल्कुल पास से क्यों भागा? इस बार मैं और भी संभल कर आगे बढ़ा। जैसे ही मैं पहाड़ी के बिल्कुल आखिरी किनारे के करीब पहुंचा और नीचे झांक सका, मुझे एक पत्थर का ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। आगे बढ़ने पर वो पूरा का पूरा मेरी नज़र में आ गया, और तब मुझे समझ आ गया, यही वो पत्थर था जिसका इशारा लता ने नाले के पास से किया था। उस पल मैं सीधा गुफा के ऊपर खड़ा था। सच्चाई एक बिजली की तरह दिमाग में कौंध गई। लंगूर ने चीख मारी थी और वापस भागा था, क्योंकि या तो उसने गुफा के मुंह पर बाघ को लेटा हुआ देख लिया था, या फिर उसे अपने सदियों पुराने दुश्मन की नज़दीकी का एहसास हो गया था। अब सवाल ये था, बाघ गुफा के बाहर है या अंदर? इसका जवाब पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और पास जाना। मैं धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे रेंगता गया। जब पहाड़ी का किनारा आया तो जमीन अचानक मेरे पैरों के नीचे से गिरने लगी। मैं हाथों और घुटनों के बल आ गया और आगे झुककर झांका। आखिरकार मुझे गुफा का मुंह दिखाई दिया। चट्टान में एक तंग सा सुराख, लगभग 5 फुट ऊंचा और शायद 1 गज चौड़ा, लेकिन वहां बाघ नजर नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया। मन हुआ कि आवाज लगाऊं या कोई पत्थर नीचे फेंककर बाघ को बाहर निकलने पर मजबूर करूं, लेकिन वक्त रहते मैंने अपने आप को रोक लिया। हो सकता है बाघ गुफा में हो ही ना, और पत्थर फेंकना बेवजह उसे डरा देता। यह भी मुमकिन था कि गुफा किसी दूसरी गुफा से जुड़ी हो,
जिसका लता को भी पता ना हो। ऐसे में बाघ वहां से निकलकर जंगल के किसी और हिस्से में भाग जाता और फिर उसे दोबारा ढूंढने का सिलसिला शुरू से करना पड़ता। सब बातें सोचकर मुझे लगा सबसे समझदारी भरा फैसला यही है कि मैं अपनी मौजूदगी जाहिर न करूं, न उसे डराऊं और चुपचाप वापस लौट जाऊं। बाकी काम किस्मत पर छोड़ दूं। अगर बाघ को भूख होगी तो वो रात में दोनों में से किसी एक बेट पर हमला करेगा। जिस तरह मैं आया था उसी तरह बिल्कुल खामोशी से मैं पीछे हटा। हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा, कहीं पीछे से हमले का खतरा ना हो। मैं उस जगह तक वापस आ गया जहां पहली बार पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा था। फिर दूसरी ओर से नीचे उतरता गया। आखिर में मैं अपने साथियों के बीच नाले के पथरीले तल पर खड़ा था। उस शाम हमने कैंप वहीं लगाया। जंगल को बेकार में छेड़ने का कोई इरादा नहीं था। हमने जानबूझकर जल्दी सोने का फैसला किया, लेकिन पहले जैसे एक एक करके रात भर पहरा देते रहे। इस बार हमने पहले से ही जलाने की लकड़ी का एक बड़ा ढेर जमा कर लिया था। उसमें कुछ बड़े गत्ते भी थे, ताकि आग के लिए बार बार जंगल में भटकना न पड़े। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम अपने पहले बेट को देखने निकले। वो बैल जो गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर बंधा था। वो बिल्कुल ठीक था, जिंदा और बिना किसी चोट के। रास्ते पर किसी भी पग मार्क्स का निशान नहीं था। हम वही छोटा रास्ता पकड़कर दूसरे बेट की ओर चले। वो बैल भी जिंदा था, लेकिन इस बार एक फर्क था। इधर उधर देखने पर हमें पता चला कि बाघ यहां तक आया था। वो लगभग 15 गज दूर नाले के किनारे बैठा था और बैल को गौर से देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि मारूं या ना मारूं। फिर पता नहीं क्यों वो बस उठकर चल दिया। नरम रेत पर बने उसके पग मार्क्स पूरी कहानी सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद वहां मौजूद थे। अब करने को कुछ बचा नहीं था। हम वापस गांव आ गए। वहीं पता चला कि लता के चाचा बिल्कुल वक्त पर पहुंच गए हैं और वो अपनी मैच लॉक भी साथ लाए हैं। चचे की नहीं, बल्कि बंदूक की मौजूदगी सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली बात थी। इसने लता को तुरंत बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरे सामने एक योजना रखी जिसकी उसने पूरी हिमायत की। उसका कहना था तीसरी रात यूं ही कैंप में बिताकर जाया करना ठीक नहीं। बेहतर ये होगा कि मैं जैसे भी हो 2 और मवेशी का इंतजाम करूं, मांग कर, उधार लेकर या किसी भी तरह। उन्हें पहाड़ी के बाकी 2 और, एक पूरब और एक पश्चिम की ओर बांध दिया जाए। मैं खुद उनमें से एक बेट पर बैठूं और वो लता के चाचा की मैच लॉक के साथ चौथे बेट पर नजर रखे। लता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि बाघ पहले 2 बेट के बिल्कुल पास आया, लेकिन उन पर हमला नहीं किया। साफ लग रहा था कि उसे शक हो चुका था, इसलिए यह भी मुमकिन था कि तीसरे और चौथे बेट के साथ भी वो वही करे, खासकर तब जब वो पहाड़ी की गुफा से उतर कर आए। इस वजह से लता ने सलाह दी कि मैं पश्चिम की ओर वाले जिंदा बेट पर बैठूं और वो पूरब की ओर वाले बेट पर। इस तरह जब बाघ किसी भी बेट को जांचने आए, हम दोनों में से किसी एक को गोली चलाने का मौका मिल सकता था। और हाँ, अगर बाघ इन नए बेट में से किसी एक को मार देता तो और भी बेहतर होता, फिर शॉट और आसान हो जाता। सच कहूं तो फितरत से मैं काफ़ी बेचैन इंसान हूं। दिन रात सिर्फ इंतज़ार करना इस उम्मीद में कि बाघ पहले 2 बेट में से किसी एक को उठाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि गुफा से बाघ को भगाकर बाहर निकाल दूं, लेकिन बायरा और रंगा ने मुझे इससे मना किया था। उनका कहना था कि कहीं ऐसा न हो कि हम बाघ को डराकर इस जंगल से ही भगा दें। ऐसी हालत में मुझे कोई भी ऐसा प्लान पसंद था जिसमें कुछ हरकत हो, इसलिए मैंने बिना देर किए लता की बात मान ली। उसे तुरंत कहा कि जाकर 2 और बैल का इंतज़ाम करें और जल्दी करें। उधर मैंने अपना हल्का सा दोपहर का खाना तैयार किया जो मैं डब्बों में साथ लाया था। लेकिन लता ने मुझे हैरान कर दिया। वो उम्मीद से भी जल्दी लौट आया। दोपहर तक वो एक अद्धा बुरा काला बैल और एक भैंस की बछिया ले आया। हम चारों ने तुरंत चलना शुरू कर दिया। रंगा और बायरा मेरा ग्रेट कोट, पानी की बोतल,
सैंडविचेस और एक खाली बियर की बोतल जिसमें चाय भरी थी उठाकर चल रहे थे। मेरा टॉर्च का सामान भी था, जो 2 क्लैंप से राइफल पर लगाया जा सकता था। लता सबसे पीछे था, बैल और भैंस की बछिया को हाँकता हुआ। सच ये है, मैंने थोड़ा सा स्वार्थ दिखाया। लता ने जो पश्चिम वाली जगह सुझाई थी, उसके बजाय मैंने पूरब की ओर बैठना चुना। मेरा अंदाज़ा था कि बाघ इस ओर से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जगह सीधा नाले को देखती थी। साथ ही मैंने काले बैल के बजाय भैंस की बछिया को चुना, क्योंकि कई बार बाघ पूरी तरह काले जानवर से कतराता है। और दूसरी बात, कल रात उसने एक बैल को छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो एक जवान भैंस को मना न करे। अब अगला काम था बैठने के लिए सही जगह ढूंढना, और यही सबसे मुश्किल निकला। पहाड़ी के नीचे के 2/3 हिस्सों में ज़्यादातर झाड़ियाँ, घास और छोटे पेड़ थे। न वो काफ़ी ऊंचे थे, न इतने मजबूत कि उन पर मचान बन सके। थोड़ी ही देर में मुझे ये मान लेना पड़ा कि इस हिस्से में बैठने लायक कोई जगह नहीं। अगर मैं ज़मीन पर झाड़ी के अंदर बैठता तो ये काफ़ी खतरनाक होता। तब मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा और ऊपर चला जाए, जहाँ चट्टानों का ढेर लगा था। हम ऊपर चढ़े और थोड़ी ही देर में एक ऐसी बनावट मिल गई जो बिल्कुल मेरे काम की थी। 2 बड़ी चट्टानें, हर एक लगभग 12 फुट ऊंची, और उनके बीच एक तीसरी चट्टान फंसी हुई। वो दोनों से थोड़ी ऊंची थी, लगभग 15 फुट। उस पल मुझे लगा जैसे जंगल ने खुद मेरी मदद के लिए ये जगह बना रखी हो। तीनों चट्टानें एक दूसरे के साथ थोड़े से कोने पर जुड़ी हुई थीं, लगभग 90 डिग्री से थोड़ा कम। उनके सामने का हिस्सा बिल्कुल खुला था और नीचे पहाड़ी ढलान से होता हुआ गालिया सहारा नाला साफ दिख रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं बीच वाली और सबसे ऊंची चट्टान के बिल्कुल नीचे बैठ जाऊं और अपने लोगों से कहकर तीनों चट्टानों के बीच के खाली हिस्सों में कांटेदार झाड़ियां लगवा दूं, तो पीछे से हमले का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए बाघ को इन तीनों चट्टानों में से किसी एक पर चढ़ना पड़ता। ये काम वो आसानी से कर सकता था, लेकिन फिर भी चट्टानों की गोलाई की वजह से मैं उसे सीधा नजर नहीं आता। उसे पहले बीच के खुले घेरे में कूदना पड़ता, फिर मुड़कर मुझे ढूंढना पड़ता, और इसी दौरान मुझे गोली चलाने का पूरा मौका मिल जाता। एक ही और रास्ता था कि वो सामने से आए, वही जगह जहां मैं बछिया को लगभग 15 गज दूर बांधने वाला था। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर बाघ को मेरी मौजूदगी का एहसास भी हो जाए और वो चट्टानों के बाहर से घूमकर आने की कोशिश करे, तो सबसे पहले उसका सामना भैंस से होगा। ये चीज़ उसे ज़रूर हिचकिचाहट में डाल देगी। वो शायद उसे मारने का सोचने लगे, शायद चक्कर काटकर उसे देखे, लेकिन भैंस की मौजूदगी उसके दिमाग का पूरा हिसाब बिगाड़ देगी। उसके पहले हमले का प्लान वहीं उलझ जाएगा। और फिर भैंस पहाड़ी की चोटी से भी दिखाई देती थी। यही चीज़ बाघ को नीचे खींचकर लाने के लिए काफ़ी थी। अगर वो चट्टानों के बीच से घुसने की कोशिश करता तो उसे कांटों को हटाना पड़ता, और कांटों की खड़खड़ाहट मुझे काफ़ी पहले चेतावनी दे देती। इसलिए मैं अपनी किस्मत पर खुद हैरान था। इतनी अच्छी और इतनी हद तक महफूज जगह मिल जाना वाकई बड़ी बात थी। मैंने अपना पूरा प्लान तीनों साथियों को समझाया। तीनों ने एक सुर में कहा कि ये जगह सच में ज़बरदस्त है। मैं राइफल के साथ अपनी जगह पर बैठा पहरा देता रहा, और वो तीनों थोड़ा नीचे जाकर कांटे काट लाए। उन्होंने चट्टानों के नीचे के सारे खुले हिस्से कांटों से कसकर भर दिए। आखिर में भैंस की बछिया को उसके आगे के पैर से बांध दिया। एक मजबूत खूंटी जमीन में गाड़ी गई, बिल्कुल 20 कदम दूर, मेरी बैठक के सामने। अब बचा था पहाड़ी के दूसरे ओर लता और उसके चचा के लिए छुपने की जगह ढूंढना। मैं खुद इस काम में मदद करना चाहता था, लेकिन सीधा पहाड़ी पार करना या चोटी के ऊपर से जाना ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा करने से बाघ हमें देख भी सकता था या सुन भी सकता था। इसलिए हम एक लाइन में पहाड़ी के नीचे उतर गए। थोड़ी दूर तक नाले के साथ साथ चले, फिर जंगल के बीच से घूमकर लता के बताए रास्ते से पहाड़ी के दूसरे रुख से चढ़ना शुरू किया। यहाँ के हालात पूरब वाली ओर जैसे ही थे।
नीचे के हिस्सों में कोई भी पेड़ इतना बड़ा नहीं था कि मचान बन सके। इसलिए हम फिर से चट्टानों और पत्थरों के इलाके में ऊपर चढ़े। मैंने पूरी उम्मीद नहीं रखी थी कि लता को भी मेरी जैसी परफेक्ट जगह मिल जाएगी। और वाकई, पत्थरों के बीच गिरते पड़ते काफी देर भटकने के बाद लता ने एक जगह पसंद की। एक लगभग सीधी चपटी चट्टान जिसका एक सिरा पहाड़ी की चोटी की ओर थोड़ा ऊंचा था। लता ने कहा, "ये बात ही इस जगह को बेहतर बनाती है। वो उस चट्टान पर पेट के बल लेटा रहेगा और काला बैल ऊंची ओर के सामने बांध देगा। वहां से गुफा की ओर से आने वाले बाघ पर सीधी नजर रखी जा सकती थी। गुफा पहाड़ी के मोड़ के उस पार थी, इस चट्टान से नजर से ओझल और काफी ऊंचाई पर। अब वक्त लगभग शाम के 4 बज रहे थे और कैंप वापस जाने का समय निकल चुका था। जो सीढ़ी चट्टान हिलॉक के पश्चिम ओर थी, उस पर दोपहर की धूप सीधी पड़ रही थी। उसकी सतह इतनी गर्म हो चुकी थी कि लता तुरंत अपनी जगह संभाल नहीं सकता था। इसलिए हम सब ने मिलकर काले बैल को बांधने का काम पहले पूरा किया। फिर लता को उसकी पुरानी मैचलॉक के साथ वहीं छोड़ दिया। वो अपनी चट्टान के लेफ्ट साइड छांव में बैठ गया। उसने कहा, लगभग 5:30 बजे जब पत्थर ठंडा हो जाएगा तब वो ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद रंगा, बायरा और मैं धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गए। जंगल के बीच से घूमकर फिर नाले के सूखे तल से होते हुए उस जगह पर आए जहां से मुझे 3 चट्टानों तक दोबारा चढ़ना था। यही मैंने अपने दोनों सेवकों से अलग होने का फैसला किया। उन्हें सख्त हिदायत दी कि सीधे गांव लौट जाएं और सुबह तक वहीं रहें। मैं ही सुबह उनके पास लौटूंगा। शाम के 5 से कुछ मिनट बाद मैं अपनी छुकी हुई जगह पर वापस आ गया। बछड़ी बिल्कुल शांत थी। जमीन पर आधी सोई हुई पड़ी हुई थी। सूरज पश्चिम में हिलॉक के शिखर के पीछे डूब चुका था, इसलिए चट्टानों के नीचे का हिस्सा काफी ठंडा हो गया था और पूरी तरह छांव में था। खासकर इसलिए भी क्योंकि मैं चट्टानों के पूरब बैठा था और मेरे और पहाड़ की रिज के बीच पत्थर दीवार बनकर खड़े थे। पास पास कोई जंगल नहीं था, इसलिए आवाजें बहुत कम आ रही थीं। बस दूर कहीं सैकड़ों बुलबुलों की हल्की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जो पहाड़ के नीचे उगे नीले काले लंटाना के फूलों पर चहचहा रही थीं। और नीचे नाले के किनारों पर इमली और जामुन जैसे पेड़ों की हरी पट्टी नजर आ रही थी। वहीं से कभी कभी जंगली फाउल और स्पर फाउल की आवाज आती, जैसे रात से पहले अपने प्रतिद्वंदियों को आखिरी चुनौती दे रहे हों। 6 बजते ही अंधेरा तेजी से गहरा होने लगा। अभी भी मैं नाले के दोनों किनारों पर उगे पेड़ देख सकता था, बीच का झाड़ी वाला जंगल और सिर्फ 20 गज दूर बंधी हुई बछड़ी। मुझे याद है, मैंने इस मंजर को सिनेमा के पर्दे से तुलना की थी, जैसे दर्शक अंधेरे में बैठा हो और पर्दा रोशनी में चमक रहा हो। लेकिन धीरे धीरे वो तस्वीर भी बुझ गई। फिर अचानक चारों ओर भारी काली अंधेरी चादर छा गई। सिर्फ कुछ तारे सीधे सिर के ऊपर टिमटिमा रहे थे। मेरे इर्द गिर्द की चट्टानों ने मुझे जैसे घेर लिया था। जंगल की आम और सुकून देने वाली आवाजें जैसे कहीं गुम हो गई हों। और तब बिल्कुल उस पल जब मेरी घड़ी ने रात के 8:10 दिखाए, खामोशी को चीरते हुए बहुत दूरी से दर्द भरी चीख सुनाई दी। 1-2 सेकंड बाद ही एक भारी धमाके के साथ मजल लोडिंग बंदूक की आवाज गूंजी। फिर पूरी खामोशी। आधा मिनट भी नहीं गुजरा होगा कि नीचे घाटी में कहीं एक सांभर ने डरा हुआ अलार्म कॉल किया। वो आवाज पहाड़ी नालों में, जंगल से ढकी हुई घाटियों में गूंजती हुई, घूमती हुई और फिर धीरे धीरे पहाड़ों की गहराइयों में खो गई। मैं एक झटके में खड़ा हो गया। कोई शक नहीं था, लत्ता के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था। जो अजीब और डरावनी चीख मैंने सुनी थी, वो चाहे इंसानी ना लग रही हो, लेकिन आज सिर्फ उसके ही होंठों से सकती थी। और जो आवाज उसके तुरंत बाद गूंजी, वो मजल लोडर की थी। एक तजुर्बेकार तुरंत पहचान लेता है, न राइफल न ब्रीच लोडिंग गन। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, पहले चीख फिर गोली।
यानी लत्ता पर या तो हमला हुआ था या फिर उसे अचानक इतना डरा दिया गया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए फायर किया। और लत्ता ऐसा आदमी नहीं था जो बिना वजह घबरा जाए। गांव में बैठे रंगा और बायरा, जो 1 मील से भी ज्यादा दूर थे, इस गोली की आवाज शायद सुन भी ना पाए हों। वो पहाड़ के दूसरी ओर से आई थी। चीख तो बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, और मैंने उन्हें सख्ती से कहा था कि सुबह से पहले गांव ना छोड़ें। इसलिए अब सिर्फ एक ही काम था, और वो भी तुरंत। मुझे खुद लत्ता तक पहुंचना था और जो भी मदद हो सके करनी थी। राइफल पर बंधी हुई टॉर्च जलाकर मैं लड़खड़ाता हुआ झाड़ीदार जंगल से नीचे उतरा। नाले के सूखे तल तक पहुंचकर उसके साथ साथ कुछ दूर दौड़ा। जो सीधा रास्ता जंगल के बीच से जाता था उसे मैं जानता ही नहीं था। वो रास्ता तो लत्ता ने ही हमें ले जाकर दिखाया था, इसलिए मैंने दूसरा तरीका चुना। नाले से सीधा पश्चिम की ओर कटा, छोटी पहाड़ी के बाएं की ओर, और फिर बाईं दिशा में चढ़ना शुरू किया ताकि धीरे धीरे लत्ता के करीब पहुंच सकूं। अगर वो जिंदा होता तो मेरी आवाज पर जवाब जरूर देता। मेरा शरीर कांप रहा था, जोश और घबराहट दोनों से। मैं टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमा रहा था, इस डर से कि कहीं मैन ईटर बाघ मुझ पर घात लगा कर न बैठा हो। आखिरकार झाड़ी खत्म हुई और वो भयानक चट्टानों का इलाका शुरू हो गया। पहाड़ का ऊपर का हिस्सा तारों भरे आसमान के सामने साफ दिख रहा था। उससे थोड़ा सा अपनी दाईं ओर रखकर मैं जैसे तैसे आगे बढ़ता गया। जमीन टेढ़ी, पत्थर फिसलते हुए, हर कदम एक इम्तिहान। कुछ ही पलों में मुझे लगा कि अब मैं लत्ता की आवाज सुन सकता हूं। मैंने पूरी ताकत से उसका नाम पुकारा, लत्ता, लत्ता। इस बात का भी एहसास था कि मेरी आवाज 2 काम कर सकती है, या तो मैन ईटर को डरा कर भगा दे या फिर उसे सीधा मेरी ओर खींच लाए। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक हल्की सी कराह सुनाई दी। मैं रुक गया, आवाज की दिशा समझने के लिए, और फिर दोबारा चिल्लाया, लत्ता, तुम कहां हो? आवाज दो, मैं तुम तक आ जाऊंगा। कुछ सेकंड्स बाद एक दबी सी कराह, फिर कमजोर सी आवाज, यहीं हूं, तुम्हारी रोशनी दिख रही है, तुम बहुत ऊपर चढ़ गए हो, थोड़ा आगे चलो और नीचे रहो। आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, लेकिन मैं लड़खड़ाता हुआ सिर्फ 100 गज के अंदर पहुंच गया। वो उसी चट्टान के नीचे गिरा हुआ था जिसके ऊपर वो लेटा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि वो अब भी अपनी मैचलॉक को पकड़े हुए था, भले ही उससे दोबारा रीलोड करना मुमकिन नहीं था। उसके पीठ, कमर के नीचे के हिस्सों और जांघों पर बाघ के पंजों के गहरे निशान थे। बहुत ही खुशकिस्मती से उसे दांत नहीं लगे थे। हल्की सी फुसफुसाहट में लता ने मुझे बताया कि बाघ ने उसे पहाड़ के ऊपर से कहीं देख लिया होगा। वो जिस चट्टान पर लेटा हुआ था, ढलान पर, ऊपर की ओर मुंह करके, वहीं जहां हमने काला बैल बांधा था। बाघ चुपचाप घूमकर पीछे की ओर आ गया। बिना कोई आवाज किए अचानक पीछे से चट्टान पर चढ़ाया और फिर सीधा लता की पीठ पर कूद पड़ा। उसके पंजे चलने लगे, एक के बाद एक। लता ना मुड़ सकता था, ना अपनी बंदूक सीधी कर सकता था। बस उसने उंगली ट्रिगर पर दबा दी। जोरदार धमाका, काली बारूद की आग, धुआं और ब्लास्ट की गरज। शायद इसी से बाघ घबरा गया। वो तुरंत उछलकर दूर हो गया, लेकिन जाते जाते लता को चट्टान से नीचे गिरा गया। लता चट्टान के नीचे पड़ा हुआ था, हर पल इसी उम्मीद में कि मैन ईटर बाघ दोबारा लौट आएगा। तभी उसने मेरी टॉर्च की रोशनी देखी और मेरी आवाज़ सुनी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चट्टान के बाएं गिरता, दाएं की जगह, तो चट्टान मेरे और तुम्हारे बीच आ जाती। फिर मैं कभी तुम्हारी रोशनी नहीं देख पाता। टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे ध्यान से देखा। पीठ, कमर, जांघें, गहरी और भयानक पंजों की लकीरें। खून बहुत बह रहा था, लेकिन एक बात बहुत बड़ी थी, कहीं भी दांत का निशान नहीं था, कोई काट नहीं। वो भारी शौक में था
और दर्द से कराह रहा था, पर जख्म जानलेवा नहीं थे। मैंने उससे साफ कहा, हमें किसी तरह गांव तक पहुंचना होगा। सुबह से पहले कोई मदद यहाँ नहीं आ सकती। शुरू में लता ने कहा वो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे जब शौक कम हुआ मैंने उसे उठाया। उसकी मैचलॉक वहीं छोड़नी पड़ी। पहले वो मना करता रहा, लेकिन मजबूर हो गया। वो दोनों हाथों से मेरी गर्दन से चिपक गया। मैंने अपना बायां हाथ उसके इर्द गिर्द लपेटा, दाएं हाथ में राइफल और जलती हुई टॉर्च। इसी तरह हम दोनों ने पहाड़ से नीचे एक भयानक सफ़र शुरू किया। बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद हम नाले तक पहुंच पाए। वहीं लता थकान से बेहोश सा हो गया। उसके बाद मैंने उसे कंधों पर उठाया, फायरमैन लिफ्ट की तरह। जब तक हम गांव पहुंचे मैं बिल्कुल टूट चुका था और टॉर्च की बैटरी इतनी देर जलने के बाद लगभग बुझ चुकी थी। गांव वालों को जगाया गया, हर ओर हलचल मच गई। गर्म पानी तैयार हुआ। मैंने जितना हो सका लता के जख्म धोए, फिर उन पर पोटेशियम परमैंगनेट के कच्चे क्रिस्टल्स डाले, उसके बाद आयोडीन। मुझे पता था ये इलाज दर्द से भरा है। वो दर्द से चीख उठा। आखिर में मैंने पेनिसिलिन प्रोकेन के 2 वायल्स उसके बटक्स में इंजेक्ट किए, कुल 8 लाख यूनिट्स। मैं हमेशा शिकार पर हाइपोडर्मिक सिरिंज, पेनिसिलिन, आयोडीन, तेज चाकू, बैंडेज और कॉटन साथ रखता हूँ, ऐसी ही इमरजेंसीज के लिए। रात के 3 बज चुके थे जब मैंने गांव के मुखिया को बताया कि सुबह होते ही 8 तंदुरुस्त आदमी तैयार करें। चारपाई पर लता को उठाकर कैवलरी नदी तक ले जाना होगा, वहां फेरी से पार करा के उत्तमेली तक। फिर मैं उसे गाड़ी में पेंटाग्राम के हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मैं थकान से नींद में डूब रहा था तब बायरा मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आखिरी कोशिश करते हैं। मजल लोडर के धमाके से डरा हुआ बाघ शायद अपनी गुफा में वापस चला गया होगा और वहीं छुपा होगा। तुम अब सो जाओ, जब जंगल फाउल बोलना शुरू करेगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। बायरा ने धीरे से कहा, हम फिर नाले तक जाएंगे। जैसे ही सुबह की रोशनी फूटेगी हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे। तुम छुपते हुए रिज के ऊपर ऊपर चलना जब तक उस जगह तक ना पहुंच जाओ जहां से लंगूर बंदर ने पलटकर छलांग लगाई थी। वहीं से गुफा का मुंह साफ दिखता है। तुम्हें पूरा वक्त दिया जाएगा अपनी जगह लेने के लिए। उसके बाद मैं पहाड़ के एक साइड से आगे बढ़ूंगा और गुफा के सामने पल भर के लिए खुद को दिखाऊंगा। अगर बाघ अंदर होगा तो पहले गुर्राएगा, फिर वो सीधा चार्ज करेगा। उसी पल मैं पीछे हटकर चट्टान से चिपक जाऊंगा ताकि तुम्हारी फायरिंग के रास्ते में ना आऊं। तुम ऊपर से उसकी पीठ में अपनी राइफल के दोनों बैरल्स दाग देना। ये सब सुनते ही मैंने कहा, ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन बायरा ने बीच में टोक दिया, बस अब सो जाओ, तुम्हारे पास मुश्किल से 2 घंटे हैं, आराम करो। मैं इतना थका हुआ था कि बहस भी नहीं कर पाया। आंख लग गई। ठीक 5 बजे बायरा ने मुझे जगा दिया। उसके वादे के मुताबिक जंगल फाउल बोलना शुरू कर चुके थे। बाहर अभी भी काफी अंधेरा था। दिल में उलझन थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं समझदारी कर रहा हूं या बेवकूफ़ी। फिर भी मैं उसके पीछे चल पड़ा। टॉर्च बीच रास्ते में ही बुझ गई। यकीन नहीं होता, इतनी सावधानी से सामान चेक किया था बेंगलोर से निकलते वक्त, लेकिन एक्स्ट्रा टॉर्च बैटरीज रह गई थीं। फिर भी मुझे अपने पुराने जंगल दोस्त बायरा पर पूरा भरोसा था। मैं उसके बिल्कुल पीछे रहा जब हम घने पेड़ों के बीच ततोलते हुए आगे बढ़े। आखिर हम नाले की सूखी रेत पर आ गए। यहीं हम आधा घंटा और बैठे रहे जब तक सुबह की पहली रोशनी फैलने ना लगी। तब मैंने टॉर्च और उसके क्लैम्प्स अपनी राइफल के बैरल से हटा दिए। अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। अपनी 470 के दोनों बैरल्स के राउंड्स दोबारा चेक किए और बायरा के पीछे पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जब हम लगभग चोटी पर पहुंच गए, बायरा ने मेरा बाजू पकड़कर फुसफुसाहट में कहा, अब यहीं से तुम आगे जाओ, बिल्कुल आवाज़ मत करना, चुपचाप रेंगकर शिखर तक पहुंचना, फिर बाएं मुड़ना और तब तक चलना
जब तक तुम गुफा के बिल्कुल ऊपर ना आ जाओ। वहीं लेट जाना, उंगली ट्रिगर पर तैयार रखना। मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा, फिर ही खुद को दिखाऊंगा। जब तुम गोली चलाओ तो दोनों बैरल्स एक साथ दागना, पक्का काम करना। इतना कहकर वो बिना कुछ बोले एक बड़े पत्थर के पीछे गायब हो गया। दिल में बहुत सी शंकाएं लिए मैंने वही किया जो उस बूढ़े ने कहा था। चोटी तक पहुंचना और रिज के साथ साथ बाएं चलना, ये तो आसान था, लेकिन उस बिल्कुल सही जगह को याद रखना जहां से मैं लंगूर बंदर के पीछे गया था, ये काम मुश्किल था। 3 बार मैंने गलत अंदाज़ा लगाया। ऊपर से नीचे झांक कर देखा, कोई गुफा नज़र नहीं आई। तब मुझे याद आया, एक पतला सा बोल्डर था जो नाले की ओर खड़े होने पर गुफा के मुंह को छुपा देता था। आखिरकार वो पत्थर नज़र आ गया। उससे निशान बनाकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर अचानक मुझे वो जगह पहचान में आ गई जहां से मैंने पहले गुफा के मुंह को देखा था, जब लंगूर बंदर पलटकर भागा था। अब गुफा सीधे मेरे नीचे थी। तब एक नया ख्याल दिमाग में आया, क्या बायरा ने मुझे काफ़ी वक्त दिया होगा मेरी 3 गलतियों के लिए? मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, सब कुछ शांत था। इसका मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल चुपचाप मैं नंगी चट्टान पर लेट गया। अपनी राइफल का मज़ल गुफा के तंग मुंह पर लटका हुआ था, और फिर मैं बस इंतज़ार करता रहा, इंतज़ार ही करता रहा। लेकिन बायरा अभी तक नज़र नहीं आया। अचानक बिना किसी आहट के एहसास के वो छोटा सा आदमी मेरे नीचे बाएं ओर से नज़र आया, बिल्कुल शांत, लेकिन संभल संभल कर, ताकि सही पल से पहले कोई आवाज़ ना हो। वो धीरे धीरे गुफा के मुंह तक गया, वहीं खड़ा हुआ, अपने पांव से एक ढीला पत्थर मारा और जानबूझकर गला खंखारा। बस अगले ही पल बिजली की रफ्तार से वो जिस रास्ते से आया था उसी ओर पलट गया और बाएं ओर एक चट्टान के पीछे मेरी नज़रों से गायब हो गया। उसके बाद सब कुछ पल भर में हुआ। जिस जमीन पर मैं लेटा था वो कांप उठी, जैसे भूकंप आ रहा हो। गुफा के अंदर से बाघ का गुर्राना सुनाई दिया, फिर एक जोरदार दहाड़। अगले ही सेकंड मैन ईटर जमीन के पेट से निकलता हुआ मेरी नज़रों के सामने आ गया। पल भर के लिए वो रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने उसकी नींद और खामोशी बिगाड़ी थी वो कहाँ चला गया। उसी लम्हे मेरी पहली गोली उसकी गर्दन के पीछे लगी। बाघ उल्टा घूमकर गिरा। उसका सफ़ेद पेट मेरी ओर था। चारों पांव हवा में बदहवास तरह से चल रहे थे। मेरी दूसरी गोली सीधी उसके सीने के पार हो गई। वो अभी हिलना भी बंद नहीं हुआ था कि बायरा चट्टान के कोना से दोबारा नजर आया। हाथ कमर पर रखकर वो ऊपर मेरी ओर मुस्कुराया। वो मुस्कान एक ऐसे आदमी की थी जिसका जंगल का दाव बिल्कुल सही बैठा हो। जोश में मैं ऊपर से फिसलता हुआ नीचे आया। बड़ा ही बेकार सा अंदाज था। सीधा बायरा के पैरों के पास जा गिरा और बाघ के भी काफी करीब। हम दोनों को पूरा यकीन नहीं था कि बाघ सच में मर चुका है। हम लगभग 5 मिनट तक वहीं खड़े रहे। फिर बायरा ने एक पत्थर उठाया और बाघ पर मारा। पत्थर उसके शरीर से टकराकर गिर गया। कोई हरकत नहीं हुई। तब हमें यकीन हो गया, मैन ईटर मर चुका था। अब वो राज खोलने का वक्त था जो लगभग 5 साल से मुझे और पिताजी को और कई और लोगों को परेशान कर रहा था। ये बाघ इंसानों पर हमला करते वक्त दांत से कम और पंजों से ज्यादा क्यों मारता था? जब हमने मुर्दा बाघ को ध्यान से देखा तो सच सामने आ गया। उसकी पूरी नाक पुरानी गोली से उड़ चुकी थी, शायद 1.2 बोर शॉटगन से या किसी पुराने मजल लोडर से। नाक की हड्डी जो नथनों से आंखों के बीच जाती है वो भी टूट चुकी थी। ये जख्म बहुत ही भयानक और दर्दनाक रहा होगा, लेकिन हैरत की बात, ये भर चुका था। बाघ ने कभी नहीं भूला कि ये जख्म इंसानों की वजह से लगा था। इसीलिए जब भी वो इंसान पर झपटा, अपनी नाक को बचाने के लिए दांत कम इस्तेमाल करता और पंजों से ही काम करता।
यही इकलौता जवाब था। बाकी जानवर जिन्हें उसने मारा था उन्हें वो नॉर्मल तरीके से मारता था, दांत भी, पंजे भी, और उन्हें खाता भी था। जख्म पूरी तरह भर चुका था, इसलिए काटने में उसे दर्द होता हो ऐसा नहीं था। अगर ये चोट ना होती तो शायद ये बाघ एक बिल्कुल आम बाघ होता और इंसानों के लिए खतरा न बनता। बड़ी खुशी के साथ हम गांव वापस लौट आए। अच्छी खबर सुनाई। लता ने जोर जोर से मुबारकबाद दी। बैजहारी के मर्द, औरतें, बच्चे सब पहाड़ पर चढ़ाए, मैन ईटर को अपनी आंखों से देखने। थोड़ी देर बाद एक खुशियों भरी यात्रा उतामलाई की ओर चली। लता को चारपाई पर उठाया गया। 8 आदमियों से उठाकर ले जा रहे थे। बाघ की खाल एक गठरी बनाकर बायरा के सर पर रखी थी। रास्ते के झटकों से लता को दर्द जरूर हो रहा होगा, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो बस मेरी तारीफ करता रहा, बाघ के शिकारी के रूप में, और साथ ही उस छोटे से पुजारी बायरा की भी, जिसकी जंगल की चालाकी और बेखौफ सोच ने मैन ईटर का अंत कर दिया। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से लता को इलाज थोड़ा देर से मिला, लेकिन खुशी की बात यह थी कि वो जल्दी और अच्छी तरह ठीक हो गया। बायरा ने जो कुछ किया उसने मेरी नज़रों में उसे और भी ऊंचा कर दिया। रंगा थोड़ा उदास था कि इस बार वो मुकाबला हार गया, लेकिन आज भी रंगा और बायरा और लता हमारे वफादार दोस्त बने रहे, हमेशा तैयार, मेरे और पिताजी के लिए, जंगलों में हर मुश्किल के लिए। बस दोस्तों, ये थी आज की मैन ईटर बाघ की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा पल सबसे ज़्यादा याद रह गया। अब जंगल खामोश हो चुका है, रात गहरी हो रही है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।